मोहन का प्रण। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस खास खबर को देखिएगा, उसके बाद आपसे बात। हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी सपने को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कदम बढ़ा दिए हैं। सीएम ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में पीएम के 4 मिशन को राज्य में लागू करने का ऐलान किया, जिनमें युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण मिशन है, जो मध्य प्रदेश में 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवा, महिला, गरीब, किसान भाइयों के विकास और कल्याण को देश के विकास की कुंजी बताया है। मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप इन वर्गों के कल्याण के लिए युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, नारी सशक्ति मिशन, किसान कल्याण मिशन बनाकर काम करने जा रही है। सूबे के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा किया। सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की। सीएम का विशेष फोकस एमपी में इन्वेस्टमेंट और रोजगार पर रहा। 10,000 करोड़ की लागत से 60 से अधिक नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा रही है, जिनसे 17,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। कौशल विकास को राज्य शासन ने प्राथमिकता पे रखा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की इन कोशिशों को कांग्रेस अपने नजरिए से देख रही है। विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है, आप भी सुन लीजिए। युवा शक्ति, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, ये इस प्रदेश के प्रमुख मुद्दे हैं। जितनी सरकारें रहीं उन्होंने हर बार ये संकल्प उठाए, लेकिन परिणाम हर बार ये हुआ कि हमारे ऊपर कर्जा बढ़ गया। अगर आज़ादी के इस जश्न पर उठाए गए संकल्प की पूर्ति होती है और प्रदेश की जनता के जीवन में बदलाव आता है, तो निश्चित ही हमें प्रशंसा करने का अवसर मिलेगा। लाल परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री हर वर्ग को साधते नजर आए। साथ ही सीएम मोहन यादव के भाषण में प्रधानमंत्री के मिशन की भी झलक दिखी। यानी मोदी के मिशन को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूरा करने का प्रण लिया है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज मोदी का मिशन है और मोहन का प्रण। पर मोदी का मिशन आपको पहले भी दिखाई दिया होगा। मोदी ने अपनी गारंटी की बात की। मोदी की गारंटी के बाद फिर यह कहा गया कि मोदी किसी जाति पर काम नहीं करते, बल्कि मोदी काम करते उस जाति पर जो गरीब की जाति है, जो किसान की जाति है। लेकिन आज डॉक्टर मोहन यादव भी इसी प्रण के साथ आगे बढ़ते नजर आए। तो दोनों के विजन को हम देखें तो क्या इसमें 28 और 29 की तस्वीर दिखाई देती है, समझते हैं। आज मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम इसकी तरफ आगे बढ़ें, जरा वो 3 सवाल देख लेते हैं जो बंसल न्यूज के सुलगते सवाल। क्या मोहन यादव के प्रण से मध्य प्रदेश में पूरा होगा मोदी का मिशन? क्या मुख्यमंत्री का विजन प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का कदम? मोहन के प्रण पर कांग्रेस का तंज या सियासी परंपरा का पालन? निश्चित है विपक्ष का हक बनता है कि वो तंज भी कसे, वो निशाना भी साधे। और जब वो निशाना साधता है तो उसमें भी एक दूसरा विजन निकलकर सामने आता है, जिसमें देश का विकास भी छिपा होता है, प्रदेश का विकास। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आज के हमारे मेहमान हैं हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका, स्टूडियो में मौजूद है सर जी। और साथ ही जुड़ रहे हैं रवि सक्सेना जी, मुख्य प्रवक्ता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। और गुलरेज सिंह जी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। गुलरेज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शरद जी आपके पास ये आना चाहूँगा, जब भी स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व होता है तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री अपना पक्ष रखते हैं, बल्कि एक विज़न रखते हैं। और आज उनके विज़न में मुझे लगता है अब तक का सबसे लंबा भाषण होगा। बहुत कुछ उन्होंने बताया और ये बता भी दिया कि हम लोग कुछ भी कहें, लेकिन हम जिस लाइन पर बढ़ रहे हैं उसमें भारत का विकास, दुनिया भर में भारत की जो नाम बढ़ा है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन
मुख्यमंत्री भी मिशन लेकर आगे बढ़े, ये उसी तरह का मिशन है जैसा जाति की बात कही जा रही थी। बिल्कुल मनोज, सभी को बहुत शुभकामनाएं हमारे स्वाधीनता दिवस की। और निश्चित तौर पर ये बहुत ही एक संकल्प लेने का, प्रण लेने का मौका है। और देश के दो राजनेता, मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण मोहन यादव जी मुखिया हैं जो, और देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 82 मिनट का करीब करीब भाषण था, सबसे लंबा भाषण था। और एक उनका एजेंडा बहुत साफ था कि हम 2047 तक भारत को एक अगुआ राष्ट्र के तौर पर विश्व में रखें। और साथ ही उन्होंने बात की एक सेक्युलर नागरिक संहिता की। और उनका ये भी एलिगेशन था कि देश अब तक एक कम्युनल आचार नागरिक संहिता के साथ आगे बढ़ रहा था। तो एक बहुत साफ संदेश उनके भाषण में था। और दोनों ही नेताओं की चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल के बाद गठबंधन की सरकार को आगे ले जाने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जो पहली बार के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका चैलेंज ये है कि वो अपनी एक विशिष्ट पहचान के साथ मध्य प्रदेश को न सिर्फ आगे ले जाएं, बल्कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने और मध्य प्रदेश की जनता ने जो भरोसा जताया है उन पर, उसे वो बिल्कुल सही प्रमाणित करें। तो मैं कहूँगा कि शुभकामनाएं दी जानी चाहिए दोनों नेताओं को। अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव एक तो चूँकि उनकी अभिरुचि निवेश और इस तरफ वो समझते हैं, उनका गहरा रुझान रहा है। लोग कम जानते हैं, लेकिन ये चीज़ हम जानते हैं कि निवेश और इन्वेस्टमेंट की तरफ उनका काफ़ी रुझान है। वो इन विषयों को बहुत गहराई से समझते भी हैं। तो वो इसके साथ ही मध्य प्रदेश को उसकी ताकत के हिसाब से आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि आपके साथ वेलफेयरिज्म के नाम पर लाडली बहना जैसी योजनाएं हैं जो आपके रेवेन्यू में, आपके ख़जाने में सेंध बराबर लगाएंगी। लेकिन ये ज़रूरी भी है चुनावी राजनीति के लिहाज से भी और आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिहाज से भी। लेकिन चुनौतियां गहरी हैं। आपको मध्य प्रदेश की शक्ति को समझना होगा, यहाँ के संसाधनों का बेहतर उपयोग करना होगा और लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा, उनकी उम्मीदों को पूरा करना पड़ेगा। और मैं फिर कहूँगा कि इस अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी जानी चाहिए कि वो इसको पूरा करने में कामयाब हों। गुलरेज शेख जी, बात देखिए हमेशा होती है और स्वाभाविक है, आपकी सरकार है, आप अपना पक्ष रखेंगे, आप अपना विज़न बहुत स्पष्ट करेंगे। चुनाव के दौर में भी वही विज़न होता है। फिर 15 अगस्त आता है, नवंबर दिसंबर में चुनाव होते हैं और लोकसभा के चुनाव मई में हम देखते हैं नई सरकार बन जाती है। लेकिन चाहे वो 8-9 महीने की बात करें या बीते 4 महीने की, विज़न तो बहुत स्पष्ट है, पर विज़न के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनौती भी देख रही है अपने साथ? देखिए मनोज जी, चुनौती हमेशा रहेगी। काम करना है डोमेन में और पब्लिक के लिए, तो चुनौतियों का सामना हमेशा करना होगा। और इन चुनौतियों का सामना करते करते ही हमने मध्य प्रदेश को बहुत आगे लेकर आए हैं। मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहूंगा भाई साहब। जब हमारी सरकार बनी थी उस समय दिग्विजय सिंह जी का जो आखिरी बजट था वो केवल 20,000 करोड़ का था। आज कितना है हमारा? आज 3,65,000 करोड़ रुपए का है। अब इसको अगर आप प्रतिशत के मान में देखें तो हमने कितना इंक्रीज किया है? 1,725% का इजाफा किया है। और इसको अगर हम डिवाइड करें 4 टर्म्स में तो हर 5 साल में 431% का बजटरी एलोकेशन का इजाफा हुआ। इतना बड़ा बजट बना है मध्य प्रदेश का। तो चुनौतियां रही। हमने भी उस समय भी किसान हीरो और ब्याज जीरो जैसी स्कीमें लाए। हम उस समय भी लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं लाए, बहुत सारी योजनाएं लाए। लेकिन ईमानदारी से काम किया, मेहनत करके काम किया तो उसके नतीजे आए। यदि हम प्रति व्यक्ति आय की भी बात करें तो हमारे कार्यकाल की बात करें हम कालखंड की, तो 11,000 रुपए मध्य प्रदेश की हुआ करती थी। वो आज कितनी है? 1,60,000। और अगर इसको हम कितनी प्रतिशत में इजाफा हुआ तो 1270% का इजाफा हुआ है मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में। हमारे रवि भाई हंस रहे हैं, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलता है झूठ, लेकिन आंकड़े जो होते हैं वो झूठ नहीं बोलते, वो सही पिक्चर दिखाते हैं। तो यहाँ भी मोहन जी जो विजन लेकर चल रहे हैं, हमारा विजन बड़ा स्पष्ट है कि माननीय मोदी जी देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। उसमें एक बड़ा हिस्सा और बड़ा योगदान मध्य प्रदेश का हो, लगभग $1 ट्रिलियन का।
और उसके लिए कब होगा वो, जब हमारी महिलाएं, हमारे किसान, हमारे युवा, इन सबको हम आगे लेके जाएंगे। वो उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है रवि जी, क्या कहेंगे आप? मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें आपका हक बनता, आपको जो कहना है वो कहिएगा, लेकिन क्या कुछ 82 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव का मिशन मूड, जिसमें 4 मिशन उन्होंने बताया, आपने देख लिए होंगे, कुछ अच्छा लगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को 78वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आज़ादी जी की ये वर्षगांठ है और इस पर हम लोग जो है आज बहुत प्रफुल्लित हैं, उत्साहित हैं कि देश आगे बढ़े। पर स्थितियां और परिस्थितियां जिस तरह से हैं, आज मोदी जी ने 11वीं बार लाल किले से भाषण दिया। इसी तरह के 65 मिनट के, 70 मिनट के, 80 मिनट के भाषण हम उनके सुनते रहे हैं और घोषणाएं भी सुनते रहे हैं, और धरातल पे उनका क्या हश्र हुआ वो भी हम देखते रहे हैं। ये ऐसा ही है कि जब रोम में आग लगी हुई थी तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। इस देश में बेरोजगारी, अभी गुलरेज जी सुन लीजिए, आग तो कहाँ लगी, अभी आप भी जला लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं लौटूंगा। धैर्य रखिए जी, बोलिए। तो क्या है कि जब आज 47% इस देश के अंदर बेरोजगारी हो और मध्य प्रदेश में 45 लाख हमारे युवा, डिग्रीधारी युवा आज बेरोजगार घूम रहे हों, और ये आंकड़ों की बात कर रहे थे, मैं इनसे कहता हूं इनका रोजगार कार्यालय का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, इन्होंने ही दिया ये आंकड़ा। तो आज जो बदहाल स्थिति है, महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, उस पर कोई लगाम लगाने की बात नहीं। ये सरकार पूरी तरह से कर्ज, करप्शन और क्राइम की सरकार है। आप देखें तो आज जिस तरह का क्राइम इस मध्य प्रदेश में है, उस पर रोक लगाने के लिए इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। वो स्वयं मुख्यमंत्री जी जो हैं वो गृह मंत्री का दायित्व तो निभा रहे हैं, और आज ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के बंगले में, उनके पुत्र के बंगले में जयवर्धन के चोरी हो गई। ये जो सबसे वीआईपी इलाका है वहां की ये स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे दूरस्थ इलाके हैं वहां क्या होगा। महिलाओं की स्थिति आप देख ही रहे हैं, आदिवासियों की स्थिति आप देख रहे हैं, आप गरीब गुरबों की स्थिति आप देख रहे हैं। केवल बोलने से, भाषण देने से और बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। ये शिवराज जी की भी हमने 15,765 घोषणाएं सुनी हैं, और उसमें से 567 घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई हैं। तो ये तो इनको विरासत में, घोषणावीर जी की विरासत में घोषणाएं मिली हैं, और अब आगे और उसमें एड ऑन एड ऑन एड ऑन एड ऑन। ठीक है, मैं लौट धरातल पे कुछ लेके आइए जिससे कि इस प्रदेश के, देश के लोगों को लगे कि हमारा मुस्तकबिल एक सशक्त हाथों में है और हमारी बहबूदी के लिए ये सरकार काम कर रही है। आज बहुत दिनों बाद मोदी जी के मुंह से सेकुलर शब्द निकला, आपने देखा? बहुत देर कर दी मेहरबाने आते आते, बहुत देर कर दी मेहरबाने कहते कहते। मैं लौटता हूं। ये तो हम आजादी के समय से ही कह रहे हैं कि ये देश सेकुलर देश है। संविधान में सबसे पहले लिखा हुआ है कि हम लोग सेकुलर हैं। ठीक माने तो हम इन सब स्थितियों पर, रवि जी, हम ये माने आप सेक्युलर नागरिक संहिता का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मैं तो क्या, पूरी देश करता है, हमारा संविधान करता है सेकुलर संहिता की बात कहां से आ गई? संविधान में कहा ही गया है कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, तो सेकुलर राष्ट्र तो वो हमारा संविधान कहता है। इसमें मोदी जी कुछ नहीं कह रहा है। वो तो राहुल जी जब लाल किताब दिखाते हैं संविधान की, तब पूरी भाजपा थर्रा जाती है और वो समझ जाती है कि अब हमारा ये झूठ प्रपंच और जो षड्यंत्र चलेगा। रवि जी, जो वो कह रहे थे कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होने चाहिए, उनकी शादी से जुड़े, संपत्ति जायदाद से जुड़े हुए, इससे आपकी पार्टी इत्तेफाक रखती है नहीं रखती? मेरा ये कहना है कि आप लोगों के व्यक्तिगत मामलों में क्यों दखल देना चाहते हैं? देखिए, अब आपने वक्फ बोर्ड में जो, आप सुन लीजिए मेरी बात शरद जी, आपने पूछा है तो मैं आपको उत्तर दे देता हूं। आपने वक्फ बोर्ड की बात की, आपने यहां मदरसों की बात की। अरे भाई, क्यों बात करते हैं आप? कल आप क्रिश्चियंस की बात करेंगे, परसों हिंदुओं की बात करेंगे, उनकी मठ मंदिरों की जमीनों की बात करेंगे, उनकी जायदाद की बात करेंगे। अरे भाई, जो चल रहा है उनको चलने दीजिए। उनका धर्म का मामला है, उनका व्यक्तिगत मामला है, उसको चलने दीजिए। आप तो सबकी बेहबूदी की बात कीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया की बात कीजिए। ठीक है, ये देश चाहता है कि ये ट्रिलियन और ट्रिलियन की बात नहीं करिए।
आप सर, ये सर, बात इसमें- कीजिए, आप जी, ये बात जी, कीजिए शरद जी, शरद जी, कि जी, इस देश जी, में आप जी, 45 और 47 की बात कर रहे हैं। लौट जब रहे ना सर, तो लौट रहे मैं हैं, रहूंगा बहुत ना रवि भाई और लौट सारे लोग रहेंगे। मैं लौट रहा हूं। आज हमारा व्यक्ति, एक सेकंड, आज हमारा व्यक्ति जिन दुर्दिनों में जी रहा है उसकी बहबूदी के लिए आज आप क्या कर रहे हैं, वो आपका रोड मैप होना चाहिए, वो आपका विजन होना चाहिए। शरद जी, एक चीज तो दिखाई देती है कि बीते वर्षों में, देखिए, विपक्ष अपना काम करेगा, स्वाभाविक है, मैं फिर कहूंगा कि उनको अपना हक है, अपनी बातें रखें, लेकिन कहीं इस नजरिए से तो देखना पड़ेगा कुछ परिवर्तन। जैसे यदि गुलरेज से ये कह रहे थे कि आज बजट कहाँ था पहले की सरकार का और वर्तमान सरकार का बजट कहाँ है, इंफ्रा की जब हम बात करते हैं तो वो दिखाई भी देता। आज मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि 17,000 से ज़्यादा लोगों के लिए युवा का हम रोजगार का सृजन करने वाले, निवेश को लेकर बहुत ज़्यादा इस समय मुख्यमंत्री का ध्यान दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, वेलफेयर की जो स्कीम होती है, उनके लिए निवेश लाना भी बहुत जरूरी होगा, नहीं तो आगे चलकर सिर्फ वेलफेयर नहीं होगा? देखिए रवि भाई, शरद जी से बात रवि जी, सबसे पहला अहम सवाल तो ये है कि क्या कोई भी सरकार जो सत्ता में आती है वो क्या जनता के हितों से आंखें मूंद लेती है? क्या वो इसलिए आती है कि ये 5 साल मिले हैं और वो किसी भी तरह से ये 5 साल पूरे करे और अगला चुनाव हार के बाहर बैठ जाए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, दोनों के मुखिया हों, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो अपनी तय कोशिश करती है। हाँ, ये सही बात है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, सरकार वही जो जनता मन भाए। आप पूरा प्रयास करते हैं, कुछ बातें जनता को अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती हैं, और चुनाव में आपकी तमाम कोशिश के बाद भी कई बार कामयाबी नहीं मिलती है। एक ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि सही, ये ठीक बात है कि हर सरकार अपनी एक एजेंडा और अपनी राजनीतिक फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ती है। मध्य प्रदेश की तरफ अगर हम लौटें तो निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश की 3 चीज़ें हैं मनोज जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ये बात पिछली सरकार के मुखिया भी कहते थे और ये बात डॉक्टर मोहन यादव भी जानते हैं अच्छे से, और वो है हेल्थ, एजुकेशन और निवेश और रोजगार। ये चीज़ें, निवेश और रोजगार, एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। इन पर एक रोड मैप बनेगा। अभी देखिए, मैं फिर कहूँगा कि बहुत तेज़ी से समय बीतता है और ये 6 महीने, चूंकि मध्य प्रदेश उन राज्यों में जहाँ विधानसभा के तत्काल बाद लोकसभा चुनाव होते हैं, इस तरह का हमारा टाइम टेबल 5 साल का है, तो 6 महीने, कमलनाथ जी भी ये कहते थे कि हमें 1 साल तो काम करने का मौका ही नहीं मिला, और यही बात हर सरकार के साथ होती है, यही मोहन जी के साथ रही कि जून के बाद सरकार ने गति पकड़ने की कोशिश की है, जुलाई, अगस्त, और अब हम अगस्त में मिड में खड़े हुए हैं। अब उनकी चुनौती शुरू हुई है। अब उनको अपना रोड मैप, अपना ब्लूप्रिंट सामने रखना है। कोशिश वो पूरी कर रहे हैं, मजबूत इरादों के साथ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी हम देखेंगे, मीडिया भी देखेगा और विपक्ष भी देखेगा, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि उन्होंने एक संकल्प दिखाया और उनका वो बयान कि ये सिंगल विंडो होगी मध्य प्रदेश में। पहले क्या था इस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं सिंगल विंडो लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, और उसी तरफ प्रधानमंत्री भी बढ़ते नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री भी। गुलरेज जी, कुछ सवाल थे सक्सेना जी के, रवि जी के, आप सुन रहे होंगे, जवाब तो उनके देना पड़ेंगे। जैसे अपराध को लेकर मध्य प्रदेश उन राज्यों में शुमार नहीं है। जब हम दूसरे राज्यों का जिक्र करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्यों, पश्चिम बंगाल को अभी हाल ही में हम देख ही रहे, लेकिन यहाँ उस तरह की स्थितियाँ निर्मित नहीं है। लेकिन कई बार छोटी छोटी घटनाएं ऐसा मौका दे देती है जब बोलने का कम से कम विपक्ष अपनी बात तो रखेगा। जैसे यदि एक बंगले में चोरी हो जाती है, बहुत छोटा मुद्दा है, लेकिन बड़ा इसलिए हो जाता है कि वो उस स्थान पर है। इन चीज़ों से बच के निकलना पड़ेगा। देखिए मनोज जी, विपक्ष को बोलने का हक है और हमारा कर्तव्य है कि हम उत्तर दें। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार लगातार काम कर रही है, और दुनिया में कोई भी देश या कोई भी शहर भी ऐसा नहीं होता, कोई भी कहीं का भी उठा के देख ले, जहां जीरो क्राइम होता हो। क्राइम हमेशा होता रहता है, लेकिन सरकारों का काम होता है कि कानून का इकबाल बुलंद करे और कानून को लागू करे। वो हमारा सरकार काम कर रही है। आप एक एग्जांपल बता दें, जहां न्याय नहीं दिलवाया गया हो, जहां पर वारंट नहीं निकले हो, जहां अरेस्ट नहीं हुई हो या अदालत में पेश नहीं किया गया हो, तो किसी को भी बख्शा कहीं नहीं गया। आप एक उदाहरण नहीं दे सकते। फिर अभी इन्होंने बहुत सारी बातें जो की ना, वो तथ्य से, मैं ये नहीं बोलूंगा कोई झूठ बोल रहा था क्योंकि मुझसे बड़े हैं वो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि तथ्य से परे थी। इन्होंने कहा कि 47% जो लोग हैं, युवा हैं, वो बेरोजगार हैं। भाई साहब, ये तो दुनिया भर के एक स्थापित जो
आयाम है वो ये माना जाता है कि जिस देश में 11% से ज्यादा यदि अनएम्प्लॉयमेंट है तो वहां रिवॉल्यूशन आ जाती है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये स्थिति नहीं है। आप स्थिति को निर्मित करना चाहते हैं, आप स्थितियों को खराब करना चाहते हैं लोगों को भड़काकर। कभी आपके दिमाग में आता है कि नीरो रोम, तो आप मतलब आप ये देखिए कि इनके दिमाग में भी इटली चलता है, इन लोगों के दिमाग में भी विदेशी चीजें चलती रहती है। और आपने ये देखा कि लगातार बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार इंगित कर रहे हैं ये लोग कि ये लोग चाहते हैं जिस प्रकार से शेख हसीना को अपदस्थ किया गया, मोदी को भी अपदस्थ करे। और मैं नहीं कह रहा हूं ये चीज बांग्लादेश के पत्रकार चौधरी जिनका नाम है वो लगातार कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कल ट्वीट करके कि आज की तारीख, आज रात को वो कुछ राहुल गांधी के ऊपर बड़ा खुलासा करेंगे। तो ये सब चीजें सामने आ रही है। ये लोग चाहते हैं इस देश में कहीं ना कहीं आग लगाई जाए, यहाँ पर माहौल खराब किया जाए। नहीं, आज का दिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहूंगा कि कोई आगजनी की बात हो या नीरो वंशी बजाए। रवि सक्सेना जी, देखिए, मैं तो गुलरेज की बातों को ऐसे ही लेता हूँ जिससे हमारा छोटा भाई है कह रहा है, कहने दीजिए, उसको आंकड़े वाकड़े मालूम नहीं है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है। ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है कि 47% जो है बेरोजगारी इस देश में है और 45 लाख लोग जो हैं वो मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं। ये इनका रोजगार दफ्तर बता रहा है। तो मेरा ये आंकड़ा नहीं है, या पढ़ के लिख के आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मुझ पर अगर सवाल उठाएंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मोहन जी की सरकार का हो सकता है नहीं, होगा भी, कि उनका मकसद हो कि मैं ईमानदारी से काम करके इस मध्य प्रदेश का मुस्तकबिल बदल दूं। पर उसके लिए उनको ज़रूरी होगा, इन्होंने कहा 3,65,000 करोड़ का हमारा बजट है। अरे भैया, 4 लाख करोड़ का तुम्हारे ऊपर कर्जा भी है, वो भी तो याद कर लो। और सरकार चलाने के लिए हर महीने 2-3 हज़ार करोड़ रुपया कर्जा लेना पड़ता है आपको। पैसा है कहाँ, संसाधन है कहाँ आपके पास? केवल आप अगर घोषणाएं करके और बड़ी बड़ी बातें करके अगर निपटना चाहते हो तो बताइए, पैसा होगा तभी तो आप बात करोगे। मैंने तो पहले कहा, कर्ज, करप्शन और क्राइम, इन तीनों की ये सरकार है। कर्ज ना मिले तो सरकार चलना मुश्किल है, तनख्वाहें बांटना मुश्किल है। सर, कर्ज तो कौन सी सरकार जिसने नहीं लिया? कर्ज तो सभी सरकारें लेती हैं। इनने अभी खुद बताया कि जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो हमारे ऊपर मात्र 22,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, और आज 15 साल के अंदर हम 4 लाख करोड़ के कर्जे में आ गए। अब उसका प्रतिशत अगर निकालेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ये जितने प्रतिशत गिना रहे थे ना, ये सारे प्रतिशत ध्वस्त हो जाएंगे। ठीक है, सारे प्रतिशत निकल के आ रहे थे, जो बात कर रहे थे वो गुलरेज साहब, वो सारे के सारे इनके प्रतिशत जो हैं वो 0/सन्नाटा में चले जाएंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि जब भी आप बात करें, तथ्यों पे बात करें, हकीकत की बात करें, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनकी बात करें। शरद जी, दोनों अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि चुनौतियां, जिन चुनौतियों की तरफ हम बार बार बात भी करते रहते हैं, मोहन जी ने अपना विजन रखा, प्रधानमंत्री ने अपना विजन रखा, लेकिन मोहन MBA के छात्र भी हैं, वो जानते भी हैं शायद कि किस तरह मैनेजमेंट करना। आपको लग रहा है कि वो मैनेजमेंट का वो एक सिरा क्या डॉक्टर मोहन यादव पकड़ पाए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है मनोज की रेवेन्यू आप निकालते कहाँ से हैं, क्योंकि वेट जब पहले आया और उसके बाद GST आया, तो अब कराधान या टैक्सेशन के जो अधिकार राज्य सरकारों के पास हैं, ऐसा राज्य सरकारों का ही मत रहता है कि वो बहुत सिकुड़ गए हैं। तो आपको नए होराइजन्स पर काम करना पड़ेगा, आपको नए रेवेन्यूज एरिया पर। आप देखें, अभी रवि जी बात ज़रूर कर रहे थे, क्योंकि ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वेलफेयर की स्कीम्स रोक दीजिए, लेकिन आप कहते हैं ओल्ड पेंशन, आप कर्नाटक में देख लीजिए, आप हिमाचल में देख लीजिए, आपने जो वायदे किए हैं, अब वो वायदे जनता तो तुरंत चाहती है। इन्हीं की सरकार थी, किसान तुरंत चाह रहा था कि आप साहब, आपने हमसे कहा कर्जे माफ़ कर दीजिए तो तुरंत कर दीजिए। अब ये सरकारों की मजबूरी है, ये जनता नहीं समझ पाती। उसे ऐसा ही लगता है कि ये कोई कारू का खजाना है, जनता के पास बहुत पैसा है, आते ही सब माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। इस चुनौती से आज पूरे देश में सरकारें जूझ रही हैं, क्योंकि आप उनको राहत देते हैं। आज इनकी भी सरकार होती, अगर हम माने तो इनकी तो 1500 रुपये देने की योजना थी, लाडली बहना की। इनका भी दावा था कि हमारी ये योजना है साहब, नारी वंदन योजना है, हम इसको लेके आ रहे हैं। आप पैसा लाएंगे कहां से? ये एक बड़ी चुनौती है जिसका डॉक्टर मोहन यादव को सामना करना है, और अर्थशास्त्रियों की एक बेहतरीन टीम
उनके साथ जुड़कर मध्य प्रदेश के रेवेन्यू संसाधनों को बढ़ाने पर काम करे, क्योंकि ये संसाधन ऐसे आज बहुत पिलफरेज है, चोरी है बिजली की। आप उसको प्रेम से रोकिए। आज देखिए सिविक बॉडीज की हालत क्यों खराब है, लोग प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते, पानी के टैक्स नहीं देते, जबकि सरकारें कितना खर्च कर रही हैं। आपको ये सब वसूल करना पड़ेगा, थोड़ी चुभेगी सुई, लेकिन आप रेवेन्यू लेकर यहीं से आएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम सब यही उम्मीदें और कोशिश करेंगे कि जो सरकार का विजन है वो आगे बढ़े और बढ़ता रहे, और मध्य प्रदेश भी खूब बढ़ता रहे। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन एक गाना है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चुनाव के दौर में बड़े बड़े वादे होते हैं, सरकारें कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, और उन वादों को लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो फिर बड़ी चुनौतियां भी सामने होती। मिशन सबका अपना है, लेकिन क्या वो मिशन जिस पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं वहां तक पहुंचेंगे? आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, गारंटी से विकास, साए साए प्रयास। नमस्कार।